Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 5 of food production and management. हम कर रहे थे मैन्योरिंग, जिसमें से हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा था एंड बहुत सारे ऐसे वेस्ट पढ़े थे जिससे हम अपने सोइल के न्यूट्रिएंट्स को रिटेन रख सकते हैं। तो हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइज़र में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन है एंड क्यों है। अगर हम इफेक्टिविटी की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र मैन्योर से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं इफेक्टिव? फर्स्ट रीज़न आता है कि जो फर्टिलाइज़र है वो वाटर के अंदर ईजिली सोल्यूबल हो जाते हैं, वो ईजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं एंड ईजी टू स्टोर होते हैं। इस वजह से जो फर्टिलाइज़र है वो मैन्योर से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। Effective than manures. Because they are easily soluble in water. नेक्स्ट पार्ट आता है, they are easy to use, store and transport. लेकिन अगर हम बात करें कि सेफ कौन से होते हैं यूज़ करने में, तो जो मैन्योर्स हैं वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा सेफ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो अगर आप उनको प्रॉपर अमाउंट में एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपके सोइल को एज वेल एज वाटर बॉडीज़ को डैमेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सोचो अगर आपने कोई फर्टिलाइज़र है या आपके सोइल को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने जो फर्टिलाइज़र है वो पोटाशियम वाला चूज़ कर लिया। अब उससे होगा क्या? आपके सोइल में पहले ही पोटाशियम था, लेवल तो नाइट्रोजन का कम था, लेकिन जैसे आपने पोटाशियम फर्टिलाइज़र सोइल के अंदर डाला तो जो सोइल की केमिस्ट्री थी वो डिस्टर्ब होगी, मतलब जो मिनरल्स का रेशियो सोइल में होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो गया, जिससे क्या होता है जो प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, अब अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया कि ये सोच के हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ज़्यादा यील्ड आएगी, अगेन वो भी हार्मफुल होता है। वो कैसे हार्मफुल होता है? मैंने अभी बताया जो फर्टिलाइज़र है वो वाटर के अंदर ईजिली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, अब ईजिली सोल्यूबल होंगे तो जैसे ही रेन आएगी फर्टिलाइज़र रेन वाटर के साथ वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा। जैसे रेन आ रही है तो रेन के वाटर के अंदर वो मिक्स हो जाएगा एंड वो क्या चला जाएगा, वाटर बॉडी में चला जाएगा। जैसे आसपास कोई भी पॉन्ड है, लेक है या फिर रिवर है। अब उससे होता क्या है कि जो वाटर बॉडी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे एल्गी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। एल्गी ग्रीन कलर की लेयर होती है जिसको आप रेनी सीजन में ऑब्जर्व करते हो। वो कहीं ना कहीं जो वॉल्स होती हैं या रोड होते हैं या कभी कभी सोइल के ऊपर भी आ जाती है। अब पूरी की पूरी वाटर बॉडीज एल्गी से कवर हो जाएगी, जिससे जो अंदर के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका ब्रीथ करना मुश्किल हो जाएगा एंड वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर फर्टिलाइज़र प्रॉपर अमाउंट एंड प्रॉपर टाइप के सेलेक्ट नहीं किए गए तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हार्म कोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र। तो इसमें हमारी आ जाते हैं, इफ ओवर यूज्ड they can run into water body along with rain water and make the algae grow.
which makes the breathing of aquatic organism difficult and makes their survival and hence they die off। तो ये बताया मैंने आपको कि अगर आप फर्टिलाइजर का ओवर यूज़ करोगे तो क्या होंगे, रेन वाटर के साथ चले जाएंगे एंड वाटर के अंदर एल्गी की ग्रोथ करवा देंगे, क्योंकि एल्गी वहाँ ज़्यादा ग्रो करती है जहाँ न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे फर्टिलाइजर गए हैं वहाँ न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड एल्गी ग्रो कर जाएगी। एल्गी की ग्रो करते ही जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड मर जाएंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे सुनना, मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है मैन्योर से। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कि वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल है, तो ये पॉइंट इसको बेटर क्यों बना रहा है मैन्योर से। अब देखो, अगर ये पानी के अंदर इजीली डिसोल्व हो जाएंगे तो सॉइल के अंदर जो वाटर है उसके अंदर घुल जाएंगे एंड प्लांट इनको इजीली पिकअप कर लेगा। तो आप ये भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सो आर easily picked up by plant। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, इफ दे आर नॉट सेलेक्टेड properly then they can change अब सोइल की केमिस्ट्री चेंज होगी तो उससे क्या होगा, जो सोइल है वो डैमेज हो जाएगा, thus डैमेजिंग द बैलेंस ऑफ सोइल। जो सोइल का बैलेंस है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इजी होगा क्योंकि आप ऑलरेडी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को डिटेल में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैन्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है। They are natural organic substance formed by decomposition of organic dead and decaying matter। ये तो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर केमिकली सिंथेसाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको जब आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो जो फर्टिलाइजर हैं ये केमिकली सिंथेसाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो दे आर man-made inorganic substance formed
chemically in factories. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। जो मैन्योर होते हैं, अभी बताया मैंने कि जो फर्टिलाइज़र हैं वो इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ होते हैं, एंड दे आर नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड यूज़। They are easy to store, use and transport. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। अभी बताया मैन्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो किस टाइप के न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे? सप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो किस टाइप के न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो नेक्स्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं, दे सप्लाई organic nutrient and they supply inorganic nutrient. नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मैन्योर है ये बहुत स्लोली एक्ट करते हैं सोइल में, कि जैसे आप मैन्योर डालोगे या खाद को डालोगे सोइल के अंदर, उसको टाइम लगता है सोइल पे एक्ट करने का, मतलब सोइल के साथ मिक्सअप हो गए जो न्यूट्रिएंट उसके पास है उसको सोइल में देने का। ठीक है, तो मैन्योर टेक टाइम टू एक्ट ऑन सोइल, लेकिन ये बहुत जल्दी एक्ट कर जाते हैं सोइल में भी एंड वाटर में, मतलब बहुत इजीली डिसोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर भी एंड सोइल के अंदर भी। तो हम लिख सकते हैं दे एक्ट स्लोली ऑन सोइल एंड दे एक्ट क्विकली ऑन सोइल एंड वाटर। नेक्स्ट की बात करते हैं ह्यूमस की। तो जो मैन्योर है वो सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं एंड फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सोइल एंड they do not provide humus to soil. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो मैन्योर है अगर हम इनको ओवर यूज में या फिर एक्सेस में यूज कर लेंगे तो ये हार्मफुल नहीं होंगे सोइल एंड वाटर के लिए या प्लांट्स के लिए, लेकिन फर्टिलाइजर को अगर आप ओवर यूज करोगे, एक्सेस में यूज करोगे तो वो हार्मफुल होता है प्लांट के लिए भी एंड अगर वाटर के साथ चला गया तो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। दे आर नॉट हार्मफुल when used in excess, बट ये हार्मफुल होते हैं। दे आर हार्मफुल when used in excess। जो मैन्योर होते हैं
इनको आप लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ करते हो। जब भी हम सोइल के साथ मिक्स करते हैं तो हम थोड़ा सा लार्ज अमाउंट मैन्योर का सोइल के साथ मिक्सअप करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र की बहुत कम अमाउंट यूज़ की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होते हैं। कंसनट्रेटेड का क्या मतलब है? अब आपको बताया था मैंने कि जो फर्टिलाइज़र है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट ही क्या करते हैं, सोइल को सप्लाई करते हैं। लेकिन मैन्योर तो कोई एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते, ये तो बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र है ये कंसनट्रेटेड है, मतलब एक ही न्यूट्रिएंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दोगे तो वही टाइप का या वो एक ही न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला जाएगा। तो जो फर्टिलाइज़र हैं ये बहुत कम अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं एंड मैन्योर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज and they are used in less quantity. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर रहे, ये बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। दे सप्लाई many micronutrients that is they are not nutrient specific। लेकिन फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, दैट इज दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट तो ये हो गए हमारे डिफरेंस मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के अंदर। इसी के साथ हमारा मैन्योरिंग टॉपिक खत्म होता है एंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे, दैट इज इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। की जो क्रॉप आपने लगाई है उसको पानी देना क्या होता है, इरिगेशन कहलाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स। अब इरिगेशन करते क्यों हैं? अब आपको पता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, सेल्स को डिवाइड करने के लिए फूड रिक्वायरमेंट होती है। वो फूड प्लांट बना कैसे पाता है? वाटर की हेल्प से, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपनी क्रॉप को वाटर सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फार्मर्स होते हैं वो मेनली रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए, लेकिन रेन इनफ नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? हर क्रॉप को अलग अलग टाइम पे एंड अलग अलग अमाउंट वाटर की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कोई क्रॉप है जिसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, कोई क्रॉप है जिसको कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। रेन का क्या है, रेन कभी ऐसा होता है कि कभी आई है कभी नहीं आ रही है, या अगर आई भी है तो कम अमाउंट में आई है। अब सोचो जैसे राइस की क्रॉप है, उसको तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब रेन हुई वो लेस अमाउंट में हुई, तो उस रेन ने राइस की क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। या हो सकता है कि जो टाइम पीरियड पे रेन आए वो टाइम पीरियड सही ना हो। मान लो जो रेन है वो ऐसे टाइम पीरियड पे आ रही है जब हमारी क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब जब उसको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब इरिगेशन तो हमें उस टाइम करनी पड़ेगी जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट है, लेकिन रेन तो पहले आ गई या फिर रेन बाद में आ गई है, तो रेन ने तो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, ठीक है। इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो दूसरे सोर्स ऑफ इरिगेशन को स्विच कर जाते हैं, जैसे ट्यूबवेल आ गया, पॉन्ड, लेक, रिवर, इन सभी को फार्मर ऐसे सोर्स ऑफ इरिगेशन यूज करता है।
अब जो वाटर रिक्वायरमेंट है हमारी क्रॉप को वो वेरी करती है, वो क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करती है, सोइल टू सोइल भी वेरी करती है एंड सीजन टू सीजन भी वेरी करती है। आइए देखते हैं कैसे वेरी करती है। तो मैंने पहले तो बताया कि जो फार्मर्स हैं डिपेंड्स मेनली ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरे सोर्सेस को यूज करते हैं। अदर सोर्स क्या होते हैं? लेक, पॉन्ड, रिवर, ट्यूबवेल, वेल्स एटसेट्रा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन वेरी, कैसे वेरी करती है? पहले बात करते हैं सीजन टू सीजन। आपको पता है जैसे ही समर आती है, आपने भी अपने घर में प्लांट्स को वाटर किया होगा। आप देखते हो कि समर्स में रेगुलर वाटर करना पड़ता है प्लांट्स को। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो इतनी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो वाटर आप प्लांट्स में देते हो वो वेपर बन के जल्दी उड़ जाता है। तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब पानी का वेपर बन के उड़ना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बाहर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जब पानी वेपर बन के उड़ जाता है तो उसको कहते हैं हम इवापोरेशन। ठीक है। अब जब हम समर्स में वाटर करते हैं तो वाटर बहुत जल्दी इवापोरेट करता है, क्योंकि जो टेम्परेचर आउटसाइड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो समर्स में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द विंटर सीजन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर या मोर इरिगेशन लिख सकते हैं इन समर देन इन विंटर। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप टू क्रॉप। अब क्रॉप टू क्रॉप कैसे वेरी करता है? जब हम राइस क्रॉप की बात करते हैं तो राइस क्रॉप को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है एंड कंटिन्यूस इरिगेशन चाहिए होती है जब तक वो फुल्ली ग्रो नहीं कर जाता। लेकिन जब हम व्हीट क्रॉप की बात करते हैं तो उसको कंपैरेटिवली लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट हमें व्हीट क्रॉप को पीरियोडिक इरिगेशन देनी पड़ती है रेदर देन कंटिन्यूस इरिगेशन। ठीक है। तो ये हमारी वेरिएशन आ गई क्रॉप टू क्रॉप। अभी बताया मैंने आपको कि क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर रही है। जैसे एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको भी राइस और व्हीट का। नेक्स्ट सेक्टर पे मूव करते हैं, दैट इज रीजन टू रीजन। अब रीजन टू रीजन कैसे वेरी करती है? आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइप के सोइल हैं। कहीं क्ले सोइल है, कहीं सैंडी सोइल है, कहीं एलुवियल सोइल है। अगर मैं सैंडी और क्ले की बात करती हूँ तो सैंडी सोइल को ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू द क्ले सोइल। क्यों? जो क्ले सोइल होता है उसके पास अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो पानी को वहीं पे होल्ड करके रखता है, तो जो रूट्स हैं वो ईजिली वाटर को ले लेती हैं। लेकिन सैंडी सोइल वाटर को होल्ड नहीं कर सकता। वो क्या करता है, जैसे आप पानी दोगे वो पानी को डीप पेनिट्रेट करवा देगा। अब सोइल के अंदर तो पानी रहा नहीं तो रूट को एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर भी नहीं अवेलेबल होगा। तो इस वजह से जो सैंडी सोइल है उसको कंटिन्यूस इरिगेशन चाहिए होती है एंड क्ले सोइल को कंटिन्यूस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
इट वेरी soil to soil. एग्जाम्पल लेते हैं, क्लेई सोइल हैव लेस वाटर रिक्वायरमेंट देन सैंडी सोइल। बताया मैंने आपको अभी ऐसा क्यों होता है, बिकॉज clay soil have good water holding capacity। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं जो इरिगेशन है वो कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इरिगेशन के मेथड कि हम इरिगेशन किस किस मेथड से करते हैं, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे एक्सेसिव इरिगेशन की, एंड वीड्स क्या होते हैं, वीड्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।